हम लोग नाउन की बात कर रहे थे। नाउन में हम लोगों ने डिस्कस किया लगभग ओवरऑल सभी रूल्स को, ठीक है ना। बस बातें बंद करिए। ओवरऑल हम लोगों ने सभी रूल्स को देखा और समझा। उसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ चीज़ों को हम लोगों ने थोड़ा सा इधर उधर बढ़ जाइए तो दिखेगा। अभी चलिए पहले तो सबसे पहले हमें रूल्स की अगर जो भी बातचीत थी, हम लोगों ने जो रूल्स पर काम किया है, वो जो काम हम लोगों ने रूल्स पर किया है वो एक आपको स्पॉट द एरर को फाइंड करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए किया गया, ठीक है ना। हमें सबसे पहली बात ये करनी है कि जब हम कभी किसी भी नाउन या किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस में अगर हमें एरर फाइंड करना है तो हमें चीज़ें समझना क्या है। पहले इसको आप ध्यान दे लीजिएगा कि अगर हम कहें कीज़ की, है ना, कीज़ क्या होने चाहिए। कीज़ में अगर हम बात करें तो कीज़ की बात, पहली बात आप ध्यान देना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल द रिटन सेंटेंसेस ऑल्सो। सेंटेंसेस जो लिखे हैं, जो सेंटेंस लिखे गए हैं आपके, उस सेंटेंस को पहले तो समझो कि आखिर सेंटेंस की मीनिंग क्या है, ठीक है ना। उस सेंटेंस की मीनिंग के बाद, उस सेंटेंस की मीनिंग आपको समझनी है। क्या समझनी है? बिफोर अटेम्प्ट द स्पॉट द एरर। स्पॉट एरर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको किसी क्वेश्चंस की मीनिंग को समझना है। उसके बाद उसमें यूज हुए शब्द का मतलब या कोई वर्ब यूज हुई होगी, बोलो हाँ, या कोई नाउन ऐसा यूज हुआ होगा जो कन्वर्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। कहने का मेरा मतलब, अगर अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब यूज हो गई या वर्ब के अकॉर्डिंग नाउन यूज हो गई तो फिर सेंटेंस में तो एरर रह नहीं गया। फिलहाल अभी आप पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे हो। जब मिसलेनियस जब बात करेंगे तो वहां पर एक चीज समझ में नहीं आएगी कि हमें किस पार्ट में एरर देखना है, ठीक है ना। दूसरी बातचीत आपको समझ में आनी चाहिए कि दूसरी बातचीत में आपके पास 4 पार्ट्स होंगे किसी भी सेंटेंस के। कोई भी सेंटेंस लिखा होगा उसके 4 पार्ट्स आपस में होंगे। एक आपका जो नो एरर का पार्ट होगा, ये नो एरर का जो पार्ट होगा, यही नो एरर का पार्ट आपको परेशान करेगा। परेशान क्यों करेगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर 4 ऑप्शन आपके पास दे दें और नो एरर का ना दें, बात समझिएगा मेरी। अगर हम 4 पार्ट सेंटेंस का दे दें, उसमें नो एरर ना दें, तो आप चारों ऑप्शन को बेहतरीन तरीके से देखोगे और फाइंड सर्च करने को, आप वहां पर जो भी एरर है उसको फाइंड करने की कोशिश करोगे। बिल्कुल, अगर हमने नो एरर का ऑप्शन दे दिया है तो सबसे पहला दिमाग आपका उस सेंटेंस के लास्ट के ऑप्शन में जाएगा, नो एरर में। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान देना, अगर एरर आपको देखना है, समझना है, तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, जब पहले क्वेश्चंस आपके बनते थे, आज से 2-4 साल 5 साल पहले चले जाइए, तो रूल बेस्ड बनते थे। क्या बनते थे? रूल्स बेस्ड। रूल बेस्ड का मतलब क्या हुआ? रूल बेस्ड का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा कंजंक्शन 2 नाउन को जोड़ने वाला रख देते थे बीच में, तो एक हमें पता होता था कि अगर कंजंक्शन एंड लग गया, कंजंक्शन यहाँ पर एज वेल एज लग गया, या एज सुन एज लग गया, या बिसाइड लग गया, या मान लीजिए बिकॉज ऑफ लगा दिए, कुछ भी लगा दिया, तो मुझे उसका रूल पता था कि अगर ये लग जाए और 2 सेंटेंस लगा हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो मैटर करता है कि लगा क्या है। ये रूल हमें पता था। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जब सेंटेंस करते थे तो इजीली कर ले जाते थे। बोलो, इसके बाद धीरे धीरे आयोग ने क्या किया कि आयोग ने एक शातिराना दिमाग लगाया। और वो दिमाग क्या लगाया कि अगर हम ऐसे क्वेश्चन देंगे तो धीरे धीरे बच्चा क्या होगा, निकल जाएगा। भाई इंग्लिश की बात है, निकल जाएगा, पास कर जाएगा। लेकिन उन्होंने एक दिमाग लगाया, कमीशन ने एक दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं कि इनको हम रूल बेस्ड देते ही नहीं है। क्वेश्चन रूल बेस्ड हम इनको देते नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ हम क्या देंगे, कॉन्सेप्ट का बेस। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि आखिर रूल और कॉन्सेप्ट में अंतर क्या है, ठीक है ना। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या लगता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने में हमें क्या क्या जरूरत है। यानी जैसे मान लो आप सेंटेंस जब कोई बनाते हो, जैसे एक सेंटेंस समझो, पहले
सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए कि पूरे के पूरे वर्ड्स का एक ग्रुप होना है, एक वर्ड्स का ग्रुप हो। कैसा ग्रुप हो? मीनिंगफुल हो, ठीक है ना, मीनिंगफुल हो। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि मीनिंगफुल ग्रुप हो जाने से सेंटेंस नहीं बन जाता, ठीक है ना। सेंटेंस मीनिंगफुल ग्रुप हो जाने से नहीं बन जाता। यह ध्यान रखना हमेशा कि एक सेंटेंस होने के लिए बीइंग ए सेंटेंस, द कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव ए फाइनाइट वर्ब। ये होना बड़ा जरूरी है, फाइनाइट वर्ब होना का बड़ा जरूरी है। अगर फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में नहीं है, भले कितना भी शब्दों का समूह है, मतलब उससे नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो, स्पॉट द एरर तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे। आपको लग रहा होगा कि सर स्पॉट द एरर की क्लास में ये सब क्या बता रहे हैं। स्पॉट द एरर में यही सब है। मैंने अभी तक की नाउन्स पर जितने भी रूल्स आप सबको कराए हैं, उन सभी रूल्स की बात कर रहा हूं। उन सभी रूल्स का आपको बहुत कम यूज मिलेगा। जब मैं आपको स्पॉटिंग एरर कराना शुरू करूंगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आखिर कहां पे रूल मिल रहा है, कहां पे हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि आपको सेंटेंस कैसे बना के देगा, ध्यान दो। सेंटेंस ऐसा बना के देगा, मान लो कोई सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में क्या करेगा कि कहीं एडजेक्टिव की गड़बड़ कर देगा, कहीं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज कर देगा, मगर यूज होनी चाहिए थी हमें कंपैरेटिव डिग्री। अब हम क्या करेंगे कि वहीं पर हमको फंसना शुरू हो जाएंगे, हम वहीं पे हम परेशान होना शुरू हो जाएंगे। अरे यार कैसा सेंटेंस दे दिया ये, आप उस पर फोकस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो रूल के पीछे पड़े हो ना। कोई नियम मिलना चाहिए हमें, कोई रूल मिलना चाहिए जिससे हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकें, हम नो एरर पर कोई मार्क कर सकें। बोलो हाँ, कोई एरर फाइंड कर सकें। आप तो इसका दिमाग इसमें चल रहा है ना आपका, लेकिन आयोग ही जानता है कि लड़का सोच कहां तक सकता है, बच्चा सोच कहां तक सकता है, उसको ये बिल्कुल पता है। इसलिए आपको ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना कि हम सिर्फ रूल पर ही काम करें। रूल पर कम से कम काम करके ज्यादातर कॉन्सेप्ट पर काम करो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक एक चीज देखना। पहले नंबर पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में चीजें पता होनी चाहिए। इसको आप लोग सभी लोग नोट कर लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। पता होने का मतलब, अभी तो सिर्फ हम नाउन पर ही बात कर रहे हैं ना, तो नाउन से रिलेटेड सभी चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नाउन्स की बात किए हैं तो आपको नाउन के सिंगुलरिटी की, इसके प्लूरलिटी की, और इसके आपके काउंटेबिलिटी की, और इसी के आपके अनकाउंटेबिलिटी की। यानी सेंटेंस के अंदर जो नाउन यूज हुआ है, ध्यान देना कैसे आप इसको पकड़ पाओगे एरर को, कि सेंटेंस के अंदर हमें सबसे पहले समझना है कि जो नाउन यूज हुआ है वो कैसा यूज हुआ, सिंगुलर यूज हुआ कि प्लूरल यूज हुआ। मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफिकेशन में बताया है इसको कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, किस नाउन का सिंगुलर क्या बनता है, मैंने आपको बताया है। इज इट नॉट? इसके बाद आपको सिंगुलर प्लूरल पर बातें जब आपके समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको उसके काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करनी होगी। समस्या खड़ी कब होती है सर? जब आप एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हो, किसी एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हो, तब आपके साथ समस्या बिल्कुल खड़ी हो जाती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात को लेकर के चीजों को बिल्कुल बेहतर तरीके से क्वेश्चन वो बना देता है, जिससे आपको समझ में आने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आप सभी चीजों को नोट कर लो, और उसके बाद चीजों को धीरे धीरे करके हम एक एक करके क्वेश्चन सीखते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, क्वेश्चन जब भी आप करो, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को करो, तो क्वेश्चन करने से पहले एक चीज का ध्यान देना कि सेंटेंस की जो अरेंजमेंट है, सेंटेंस की क्या अरेंजमेंट और सेंटेंस की जो व्यवस्था है, उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस कहां पर किस तरीके से किस शब्द में यूज किया जाए, या किसी भी सेंटेंस में आप कौन से शब्द को कहां पर यूज कर सकते हो, इसका आप बाकायदे दिमाग में रखना। ठीक है ना? चलिए, अभी एक चीज समझना कि जो भी हम यहां पर बातचीत हो रही है, अभी समझो, यहां पे आपको एक बात ये समझना है, एक शब्द आता है पार्सिंग। पार्सिंग एक शब्द है, पार्सिंग। सर ये पार्सिंग है क्या? पार्सिंग है क्या? बिफोर द ज्वाइन द सेंटेंस जस्ट फाइंड द एरर्स, वी हैव टू नो वेरी वेल पार्सिंग। पार्सिंग है क्या? इस पार्सिंग का मतलब क्या होता है? पार्सिंग का मतलब होता है दोस्तों,
सेंटेंस को पूरी तरीके से, पूरे के पूरे वाक्य को पूरे तरीके से तोड़ना। तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस अलग अलग तरीके से तुम लिख करके फिर कह दो यही पार्सिंग है, इसका नहीं है। ध्यान देना कि सेंटेंस को तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटेंस का, अगर एक मैं छोटी सी बात करूं कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता क्या है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिर्फ यही होता है, बोलो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर की बात अगर आपको समझ में आ गई, स्ट्रक्चर की बात, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए आपको या किसी नाउन की जरूरत है, या किसी प्रोनाउन की जरूरत है, या कभी कभी वर्ब की टू इन्फिनेटिव के साथ सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, या इसे हम जिरेंडियल, यानी आपको यह समझना पड़ेगा कि वर्बल नाउन जो होता है, वर्ब में आईएनजी लगाकर जो नाउन बनाए जाते हैं वो वर्बल नाउन कहलाते हैं। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपकी सेंटेंस के सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है। बात समझ में आई? इसके बाद इसी वर्ब की बात करें, इसी वर्ब की अगर बात करें तो ध्यान दो, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब कई तरह से आपस में डिवाइड हो जाती है, मगर हमें जरूरत किस चीज की है, ध्यान देना। जरूरत है हमको एक फाइनाइट की, एक नॉन फाइनाइट की, एक नॉन फाइनाइट की। ठीक है ना, हमें ये जरूरत है। बाकी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये अपनी जगह पर वर्ब्स की अपनी कैटेगरीज हैं, इनको अपना बाद में ध्यान देना रहेगा। हमें इन्हीं की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमें एक फाइनाइट वर्ब ही चाहिए एक सेंटेंस को बना देने के लिए। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस में सेम कंडीशन, जो कंडीशन आपने सब्जेक्ट के प्लेस के लिए रखा है वही कंडीशन आप ऑब्जेक्ट के प्लेस के लिए भी रखोगे। ठीक है ना, नोट करो इतना, फिर चलते हैं आगे। नोट करो जल्दी से। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट? वर्ब में आपका एक फाइनाइट होगा, एक नॉन फाइनाइट होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ऊपर लिख लो पहले, फिर बताते हैं। ऊपर वाला सर ऊपर हो गया, सर ऊपर वाला ऊपर चला गया। इसको तब इसके अंदर वाइट लिखना है। लिखो शांति से, लिखो ना, अभी हम बता देंगे, अभी हम बता देंगे। चलो पहले इसको लिखो इतना। लिखा है कि इंस्टीड सिटी सेइंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन, नो एरर। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले समझो। इंस्टीड क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, 4 ऑप्शन इसमें हैं, 4 ऑप्शन इसमें हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन में ऐसा देखना है कि एरर खोजना है। ठीक है, इसमें आपको एक एरर फाइंड करना है इसमें। अब एरर फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या? एरर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने अभी आपको इसके पहले जो चीजें बताई हैं, जरा उस बात को सोचो और उसके बाद इस क्वेश्चन पर विचार करो। इस क्वेश्चन पर विचार करो जल्दी से।
लिखिए फटाफट। The company's new project cannot be launched unless the approval of the board. No error. हो गया? चलो देखो, बातें बंद करो यार, इधर देखो क्या लिखा है कि इंस्टीड क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प विद द प्रेजेंटेशन। सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज ये समझो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या। ठीक है ना? सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ गए तो फिर आप ये देखो कि वर्ब क्या है, इसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट देखो। आप इन तीन चीजों को जब देखोगे, जैसा कि हमने कल 6-7 क्वेश्चन जो आपसे कराया था, उनमें आपको क्या लगा था? उनमें जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे तो उस क्वेश्चन के टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि माने हम क्या कर क्या रहे हैं? मतलब जैसे आपको एरर खोजने की बात आ जाए तो एरर किस बेस पर खोज रहे थे वहां पे? नाउन की बेस पे। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, ऐसा ही कुछ था ना। लेकिन आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि जब रूल की बात नहीं होगी, कॉन्सेप्ट की बात होगी, तब क्या करोगे? तब एक ऑप्शन आपके पास बचेगा और वो क्या ऑप्शन होगा? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को लेकर के जब आप चीजों को आगे करना कोशिश करोगे करने की, तो आप अपने आप उन सब चीजों को समझ जाओगे। कैसे? देखो यहां पे लिखा इंस्टीड क्रिटिसाइजिंग। इंस्टीड शब्द एक यूज किया गया यहां पे, बोलो इंस्टीड शब्द। इंस्टीड मतलब क्या होता है कि इंस्टीड क्रिटिसाइजिंग व्हाई डोंट यू हेल्प, तुम किसी की क्रिटिसाइज करने से बेहतर है। इंस्टीड का मतलब के बजाय होता है ना, तो के बजाय क्रिटिसाइज करने से बढ़िया कि तुम क्या करो? मदद कर दो किसी उसकी प्रेजेंटेशन में। बोलो हां। अगर ये बात उसने कहा, अब जरा से एक चीज और सोचो कि अगर ये आपका इंस्टीड वर्ब है, फिर से कह रहा हूं, इंस्टीड अगर वर्ब है तो अकेले इंस्टीड वर्ब स्टार्ट तो हो नहीं सकता किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब को, वो भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकर के सेंटेंस तो शुरू किया नहीं जा सकता। बोलो, अगर किया जा सकता है तो उसके लिए किसी न किसी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है ना? किसी न किसी सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा होगा। तो क्रिटिसाइजिंग शब्द ये क्या है? आपका सब्जेक्ट हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ। बोलो हां। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि नाउन हुआ। क्रिटिसाइज एक वर्ब है, मगर उसी में इसने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा करके वर्ब में वर्बियल नाउन बना दिया। बोलो हां। वर्बियल नाउन को फॉलो कर रहा है इंस्टीड कर रहा है, मगर ये फ्रेजल वर्ब होने की वजह से, फ्रेजल वर्ब अभी नहीं है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये वर्ब है। बोलो, ये वर्ब है, मगर आप कभी देखे होंगे कि इंस्टीड के साथ इसकी पूरी मीनिंग देने के लिए इंस्टीड ऑफ लगाया जाता है, सिर्फ इंस्टीड नहीं लगाया जाता। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? यानी एक बात यहां पे समझ में आई कि हमें यहां पर इंस्टीड के साथ ऑफ चिपकाना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस गड़बड़ है। अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है कि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाना सिर्फ नाउन हो जाए और कोई प्रोनाउन हो जाए और कोई यही हो जाए, ऐसा ही कुछ? ध्यान देना, नाउन प्रोनाउन का मैटर ही अलग है और सेंटेंस का सब्जेक्ट होना मैटर ही अलग है। बात समझ में आ रही है? कि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और नाउन ही हो जरूरी नहीं,
सेंटेंस का सब्जेक्ट हो वह भी हो, जरूरी नहीं आप सेंटेंस का सब्जेक्ट जहां पा जाओ, मैंने क्या कहा, जहां भी आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट मिल जाए, और सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब की इन्फिनेटिव टू, या फिर आपका जिरेंडियल होना चाहिए, यानी कि हमें वर्बल नाउन होना चाहिए। हमें जहां भी मिल जाए वही सब्जेक्ट होगा, और इसके पहले लिखी बातचीत सब सब्जेक्ट के दायरे में आएगी, सब सब्जेक्ट के दायरे में आएगी। वजह यह होगा कि जितनी भी बातचीत इस सब्जेक्ट के पहले लिखी होगी वो सब इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही होगी, इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रही होगी। इस वजह से ये क्या होगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा उतना, ठीक है ना। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब जहां भी लगी हो उसके पहले का पार्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, बोलो, और इसके बाद का पार्ट आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी ऑब्जेक्ट के प्लेस में आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, प्रेडिकेट मिल जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन दोनों का विषय अलग है, बाद में इस पर जिक्र होगी। पहले इस पर आप समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब को बताने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से क्या समझते हो? हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, इज एम आर वाज वर, यही ना, यही ना। जरा इसमें देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में कहीं ऐसा कुछ लिखा है? नहीं सर, ऐसा कुछ लिखा है इज एम आर वाज वर या ऐसा कुछ? नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। बोलो, नहीं लिखा, सही से देखो, डू है ना, तो डू तो हुआ हेल्पिंग वर्ब ना। अब नेगेटिव था इसलिए चाहे डू नॉट लिख दो चाहे डोंट लिख दो, बात है कि हैव नॉट लिखो चाहे हैवंट लिखो यार, वर्ब और कंजंक्शन के बीच कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना। हैवंट लिख दो, वाजंट लिख दो, वरंट लिख दो, डिडंट लिख दो, उससे क्या मतलब है तो वो तो हेल्पिंग वर्ब ही ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब ही होना हुआ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस का अपना डू डज हुआ, बोलो। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ इसीलिए डोंट लगा। अब यहां पे यू के साथ डज तो आएगा नहीं, आएगा नहीं, डू ही आएगा। इसी वजह से यहां पे ये चीज, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? ये वाई डोंट, कभी एक शब्द आप लोग यूज करते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि कॉफी पियोगे, तो आप जिसको नहीं कुछ आए चाहे ना आए अंग्रेजी, व्हाई नॉट। अगर किसी को आ रही होगी तो एक ठोर लगा देगा कि व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली, बट व्हेन। अब इतनी ललक उसको बढ़ गई, बट व्हेन कब? अभी चलो ना, चलो तुरंत चलो। तो ये जो सेंस है, इस सेंस को समझना कि यहां पे वाई डोंट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं नकारात्मक के साथ प्रश्नवाचकता भी है, इसको ध्यान दे लेना, ठीक है ना, ठीक है। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन देखो जरा सा, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में एरर फाइंड करने की कोशिश करो। जल्दी करो, नाटक नहीं। कहां पे अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा? कंपनीज में। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था नाउन प्रोजेक्ट से नाउन आना चाहिए, वो कंपाउंड नाम की नहीं। और दिमाग लगाइए, जल्दी लगाइए। आपको क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो 5 से 7 सेकंड टाइम में रह गए क्वेश्चन के लिए। हो गया? देखो भाई,
यहां पे क्या लिखा हुआ है कि द कंपनीज न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। देखो भाई, बोर्ड यहां पे आपका एक नाउन हुआ, इसके बाद हम लोगों ने डिटरमिनर चिपकाया, बोलो, और इसके बाद हम लोगों ने प्रेपोजिशन चिपका दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक और बात आई, ये हुआ नाउन, बोलो बोलो, यहां पे दा क्या कर रहा है? यहां पे दा क्या कर रहा है? जब आपने अनलेस लगाया है, जब आपने अनलेस लगाया तो दा क्या कर रहा है? बोलो। पहली बात तो अप्रूवल कौन सा नाउन है, मुझे ये बताओ, अप्रूवल कौन सा नाउन है? मैंने बताया है आप लोगों को, कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट है? अगर अच्छा कोई चीज जैसे अप्रूव हो जाए, कोई चीज अप्रूव हो जाए तो आप उससे क्या कहोगे? 5 किलो अप्रूव हुई है, 6 अप्रूव हुई है। कोई चीज अप्रूव हो जाए तो क्या करिएगा आप उसको? अनकाउंटेबल नाउन है सर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, बात समझ रहे हो ना? और ये जो द है ना, ये डेफिनेट आर्टिकल है, किसी भी शब्द के आगे लगकर ये आने वाले शब्द को डेफिनेट बना देता है। ये बताओ, जिसकी कोई गिनती नहीं है उसको तुम डेफिनेट कैसे बना दोगे? जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसको तुम डेफिनेट कैसे बना दोगे? जिसको मैं गिन नहीं सकता उसको डेफिनेट आप कैसे बना दोगे बताओ? जो अनकाउंटेबल है, जो अनेबल टू काउंट है, उसको आप डेफिनेट कैसे बना दोगे? मेरे पास कितना पैसा है तुमको नहीं पता, तो तुम कैसे सर्टेनिटी के साथ बोल दोगे कि सर आपका इतना पैसा है? नहीं बोल सकते ना। तो सर अनकाउंटेबल के साथ ये दा क्या कर रहा है? दा हटाओ ना यहां से। अब जरा मुझे बताओ कौन सा नियम है इसमें, रूल बताओ मुझे। ये रूल है कोई? ये कोई रूल था? सर ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बनाना पड़ेगा। दिमाग में एकदम बेहतर तरीके से एकदम चिपका लेना है, छूटना नहीं चाहिए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको आगे ले चल करके फंसा देगा, फंसा देगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो भैया एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फटाफट लिखो। लो एक क्वेश्चन ये लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो। मैनेजर लिख लो, अभी कर लेते हैं।
हो गया? लिखो इन क्वेश्चंस को। हो गया? ध्यान दो, दोनों क्वेश्चन में ध्यान दो। फिर से अभी वही बात है, यहां पे ऐसा कोई नियम नहीं लगा हुआ है, आपको यहां पर सिर्फ दिमाग अपना लगाना है। और ये दिमाग कैसे लगेगा सर? जब आप सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करोगे। लिखा कि ही हैज बीन assigned with that team because he is well qualified and experienced, right? दूसरा क्वेश्चन, द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस इन द इंजीनियर एबिलिटी टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर। शुरू करें? ध्यान दो, लिखा कि ही हैज बीन असाइंड। असाइन शब्द लिखा हुआ है, असाइन, असाइन मतलब एग्रीमेंट कर देना, है ना? असाइन मतलब एग्रीमेंट कर देना। विथ दैट टीम, किसी टीम के साथ, बिकॉज ही इज, उसके पास क्या, वेल क्वालिफाइड है और अनुभव है। अनुभव और खूब बढ़िया क्वालिफाइड है किस चीज के लिए? खेल के लिए। इसीलिए क्या किया उसने, असाइन कर दिया। अब मेरी बात समझना कि यहां पर लिखी हुई बातचीत जो भी है, मगर यहां पे जो असाइंड लिखा हुआ है, असाइंड एक ऐसी वर्ब है, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कि हमेशा अपने साथ टू लेके चलती है, विथ नहीं। टू के लेके चलती है, विथ नहीं। असाइंड विथ हो, असाइंड टू, विथ नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको टू लगाना है वहां पे, विथ नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई? बोलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मैनेजर हैज कॉन्फिडेंस। मैनेजर को बड़ा कॉन्फिडेंस है किस पे? उस इंजीनियर पे, कि एबिलिटी टू डिजाइन द न्यू सॉफ्टवेयर, कि वो एक नया सॉफ्टवेयर बना डालेगा। उनको क्या है, बड़ा इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो डिजाइन कर लेगा। इस पर जरा देखो, और सोचो, और जल्दी सोचो, समय कम लगाओ और काम ज्यादा करो। कुछ याद है आपको? हमने पोजीशन बताया था, याद आ रहा है कुछ? पोजीशन की बात मैंने बताई थी, कुछ कल ही बताया हूं ना। नाउन पे मैंने पोजीशन की बात बताई थी। तुम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, इतना ध्यान देना। क्योंकि अभी तो मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसलिए सरल लग रहा है। एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो पेपर में कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं होगा, सिर्फ आप खुद ही पढ़ना है और खुद ही समझना है। वहां आपके लिए बहुत लंबा मामला हो जाएगा। इंजीनियर्स एबिलिटी टू हो जाएगा, ये आपका एपोस्ट्रॉफी एस इंजीनियर में चिपका दो।
द कैशियर कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मनी दैट इज मिसिंग। जो पैसा खो गया, मिस हो गया, उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। हाँ, एनी एक्सप्लेनेशन होगा, एनी होगा सर। अब समझो थोड़ा सा, एनी नो का मतलब क्या है? हाँ हाँ, जैसे एक चीज समझो, कभी कभी सेंटेंसेस बना देता नो और नॉट पर, है ना, नो और नॉट पे। अगर मैं कहूँ कि आई हैव नो मनी, या मैं कहूँ कि आई हैव नॉट मनी, है ना, इट मीन्स अगर मैंने कहा कि आई हैव नॉट मनी, ठीक है ना, इट मीन्स जितना आप चाहते हो उतना मेरे पास नहीं है, मगर कुछ तो है। अगर मैं कहूँ आई हैव नो मनी, इसका मतलब मेरे पास है ही नहीं है, इसका मतलब मेरे पास है ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर उसने कहा कि द कैशियर कैन नॉट गिव नो एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब कि कोई उसके पास एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। लेकिन अगर यहां पे कह दिया एनी एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स जैसा एक्सप्लेनेशन मैनेजर चाहता था वैसा एक्सप्लेनेशन उसके पास नहीं था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे की क्लास को लेंगे और स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।